हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लोग इस वीडियो में अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, या फिर जिसको हम एनएलएम के नाम से भी जानते हैं। तो अभी तक तो हम लोगों ने पिछले जितने भी वीडियोस में काइनेमेटिक्स के बारे में पढ़ा था, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन, है ना, वेक्टर वगैरह। अब हम लोग यहाँ से अपना स्टार्ट करेंगे डायनेमिक्स पार्ट, है ना। पिछले वाला पार्ट था काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स के अंदर हमें क्या करना होता है, मोशन की स्टडी करनी होती है, जैसे स्पीड हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया। हम लोग वहाँ पर ये नहीं देख रहे थे कि एक ऑब्जेक्ट ने रेस्ट से स्टार्ट करा, थोड़ी देर के बाद उसकी स्पीड 6 मीटर पर सेकंड हो गई। तो हम लोगों ने वहाँ पर ये पूछा ही नहीं था कि सर इसकी स्पीड 0 से लेकर 6 कैसे हो गई, है ना। वो सवाल हमने वहाँ पर पूछा ही नहीं। हम सिर्फ यही समझ रहे थे कि 0 से स्टार्ट करा, 6 की स्पीड हो गई, टाइम कुछ लगा होगा, एक्सेलरेशन कुछ होगा। तो हम लोगों ने काइनेमेटिक्स के अंदर कॉज को नहीं पढ़ा था। कॉज ऑफ मोशन इज नॉट कंसिडर्ड, है ना। इस बात को समझना, काइनेमेटिक्स के अंदर हम लोगों ने इस बारे में सवाल ही नहीं पूछा था कि आखिर उस मोशन के होने का कॉज क्या है। अब मान लो कोई ट्रेन है, उसकी कोई पर्टिकुलर स्पीड है, ब्रेक लगाने के बाद कुछ देर के बाद वो रुक जाती है। अब हम लोगों ने ये थोड़ी ना पढ़ा था कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि ट्रेन की स्पीड कम होने लग गई। यानी काइनेमेटिक्स पार्ट के अंदर हमें सिर्फ मोशन की स्टडी करनी होती है, उसके कॉज की स्टडी नहीं करनी होती है। तो हमारे पास काइनेमेटिक्स ख़त्म करने के बाद स्टार्ट होता है डायनेमिक्स। डायनेमिक्स के अंदर हम लोग समझेंगे कॉज ऑफ मोशन को, यानी यहाँ पर हम समझेंगे कि आखिर जो मेरा मोशन हुआ उसका कॉज क्या था, है ना। उस कॉज के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ना स्टार्ट करेंगे। वैसे तो वो कॉज जो है वो है कुछ नहीं, वो फोर्स ही है। इसी को हम लोग यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स दोनों में फ़र्क समझ में आ गया। इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो अपना मैकेनिक्स बन जाएगा, है ना। काइनेमेटिक्स जिसमें कॉज ऑफ मोशन की पढ़ाई नहीं करी थी, डायनेमिक्स के अंदर हम लोग समझेंगे कि मोशन के होने का कॉज क्या है। ठीक है, मेरे ख्याल से ये डिफरेंस समझ में आ ही गया होगा, है ना। चलो, तो यहाँ पर हमारे चैप्टर का नाम है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो ऑब्वियस ये बात है, इसके अंदर बेटा हमें न्यूटन्स के लॉ को पढ़ना है। 3 लॉ होते हैं, सबको पता ही है। हम डिटेल बारी बारी करके समझेंगे। मतलब बेसिकली यहाँ पर हमें कॉज ऑफ मोशन को समझना है। कॉज ऑफ मोशन, तो ध्यान से देखना बेटा, किसी भी मोशन के होने का जो कॉज होता है वो फोर्स होता है। ये फोर्स ही रिस्पॉन्सिबल है किसी बॉडी को रेस्ट से मोशन में लाने के लिए, और अगर वो मोशन में है तो वापस से रेस्ट पे लाने के लिए, या अगर वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में है तो उसकी डायरेक्शन को चेंज करने के लिए फोर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो फोर्स का इस्तेमाल किस लिए करते हैं बेटा हम लोग, अगर कोई बॉडी का स्टेट चेंज करने के लिए, है ना। ज़्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड तो यही लग रहा है कि फोर्स का काम होता है किसी भी बॉडी का क्या चेंज करना, स्टेट चेंज करना। कैसे चेंज करना, अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो वो किस में आ जाएगी, मोशन में आ जाएगी। अगर कोई बॉडी मोशन में है तो किस पे आ जाएगी, रेस्ट पर आ जाएगी। और इसका एक काम ये भी हो सकता है, चेंज डायरेक्शन। हम किसी बॉडी का डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं इस फोर्स की मदद से। तो आपसे अगर कोई पूछे कि फोर्स आखिर है क्या, तो क्या जवाब दोगे, तो कहोगे फोर्स वो चीज़ है जिससे हम किसी भी बॉडी का स्टेट चेंज करते हैं, रेस्ट से मोशन, मोशन से रेस्ट, या फिर उसकी डायरेक्शन को चेंज करते हैं। तो मेरे ख्याल से मैंने टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर ही दिया है, फोर्स, है ना। फोर्स का काम है स्टेट को चेंज करना। अब इसमें देखते हैं कि आखिर हमारे पास कौन कौन सी फोर्सेस हैं, है ना। हमें इस पूरे चैप्टर में जो जो फोर्सेस पढ़नी है हमें वो देखना है। तो देखो ध्यान से, हमारे पास एक तो फोर्स है बेटा ग्रेविटेशन फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स, है ना। और एक दूसरी फोर्स है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। मैंने शॉर्ट में इसका नाम लिखा है बेटा ईएम फोर्स, है ना। ग्रेविटेशन फोर्स अभी पूरा चैप्टर पढ़ोगे, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इसको 12th क्लास में पढ़ोगे। पहले 2 चैप्टर होंगे 12th क्लास में, उसके अंदर हम इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ेंगे, और फिर जो 2 चैप्टर होंगे उसके अंदर हम मैग्नेटिक फोर्स को पढ़ेंगे।
तो कंबाइन करके हमारा ईएम फोर्स बनता है और ये हमारा ग्रेविटेशन फोर्स बनता है। अब ग्रेविटेशन फोर्स को कैसे समझना है, ध्यान से देखना कि ले देकर एक मास होगा, एक दूसरा मास होगा, इनके बीच की डिस्टेंस लेट्स से d होगी, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो इनके बीच में लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स, दो मास के बीच में लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स ही क्या कहलाता है, ग्रेविटेशन फोर्स। दो मास के बीच में लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स ही क्या कहलाता है, ग्रेविटेशन फोर्स। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन इसमें ही बेटा अगर मैं पहले वाले मास को अर्थ बोल दूं, पहले वाले मास को मैं क्या बोल दूं, अर्थ बोल दूं, और दूसरे वाले मास को लेट से अपना कोई ऑब्जेक्ट कह दूं, तो ये जो अर्थ इस मास पर जब अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगी, इसको हमने नाम दिया ग्रेविटी फोर्स, है ना। देखो दो वर्ड मैंने इंट्रोड्यूस कर दिए यहाँ पर, एक तो ग्रेविटेशन और एक ग्रेविटी। ग्रेविटेशन सिंपल, कोई भी दो मास हो उनके बीच में लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स क्या कहलाएगा, ग्रेविटेशन फोर्स। तो सर ग्रेविटी फोर्स, इसी एक मास को अगर मैंने अर्थ मान लिया और दूसरा अपना कोई ऑब्जेक्ट मान लिया, तो ये अर्थ इस मास को जिस फोर्स से अपनी तरफ खींचेगी, अट्रैक्ट करेगी, उसी को हमने क्या नाम बोला, ग्रेविटी फोर्स। आगे भी इस बारे में और डिटेल करेंगे, तो जस्ट मैं हल्का फुल्का इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, है ना। दूसरी बात भाई, ये जो मेरा ग्रेविटेशन फोर्स है ये लॉन्ग रेंज फोर्स है, लॉन्ग रेंज फोर्स मतलब ये कहाँ तक लगता है, ऑलमोस्ट इन्फिनिटी तक लगता है ना। जैसे इन्फिनिटी तो पता नहीं क्या होता है, लेकिन हम कहते हैं कि ग्रेविटेशन फोर्स की रेंज कहाँ तक होती है, इन्फिनिटी तक होती है। ठीक है, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ना भाई, ध्यान रखना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आता है ड्यू टू चार्ज, ड्यू टू चार्ज। ऐसे अभी मैं इसमें डिटेल में जा नहीं रहा हूँ बेटा, क्योंकि हम तो अभी अपना लॉज ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं ना, हमें सिर्फ फोर्सेस को समझना है, कौन कौन सी फोर्सेज हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स किसकी वजह से, चार्ज की वजह से। ग्रेविटेशन फोर्स किसकी वजह से, मास की वजह से। अब ईएम फोर्सेस जो होती है ना बेटा, ये भी हमारी लॉन्ग रेंज फोर्स होती है, मतलब ये भी कहाँ तक लगेंगी, इन्फिनिटी तक लगेंगे, सिंपल। तो इसमें बचा क्या, अब ध्यान से देखना बेटा, मैंने दो अलग अलग इसलिए लिखा है, ग्रेविटेशन या ग्रेविटी फोर्स एक तरफ, ईएम फोर्स एक तरफ। ईएम फोर्स के अंदर हमारे पास काफ़ी फोर्सेज हैं, क्लासिफिकेशन देखिए। ईएम फोर्स के अंदर सबसे पहला फोर्स आता है नॉर्मल रिएक्शन, या फिर इसको आप सिंपल बोल सकते हो नॉर्मल फोर्स। दूसरा आता है टेंशन फोर्स, टेंशन फोर्स। तीसरा आता है स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स। चौथा आता है बेटा आपका फ्रिक्शन फोर्स, है ना भाई। ये नॉर्मल रिएक्शन जो है ना, उसी में फ्रिक्शन फोर्स आता है, वो सब हम अलग से बिल्कुल मैं बता रहा हूँ। सारे फोर्सेस को डिटेल में हमें पढ़ना है, अभी तो हम सिर्फ ये समझ रहे हैं कि किस कैटेगरी के अंदर कौन कौन सी फोर्स आती है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, मैंने आपको कितनी फोर्स इंट्रोड्यूस कर दी, ग्रेविटेशन फोर्स, ईएम फोर्स। ग्रेविटेशन के अंदर जो केस हमने लिया है वो लिया है ग्रेविटी फोर्स, जिसमें एक ऑब्जेक्ट अर्थ है, दूसरा कोई भी अपना ऑब्जेक्ट हो गया, इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स ग्रेविटी फोर्स। ईएम फोर्स चार्ज की वजह से, और कितने कितने होते हैं ये, नॉर्मल होता है, टेंशन होता है, स्प्रिंग होता है, फ्रिक्शन होता है। ठीक है, अब मैं इन सारे फोर्सेस को आपको आराम से बताता हूँ कि कैसे कैसे लगते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, आप याद रखना ज़िंदगी भर के लिए। जब भी आपके सामने कोई भी फोर्स आएगा, जब भी आपके सामने कोई भी फोर्स आएगा, आपको दो सवाल पूछने हैं। पहला सवाल, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, ठीक है। दूसरा सवाल, उसकी डायरेक्शन क्या है। अगर आपको ये दो चीज़ें आती हैं तो आराम से आप मैकेनिक्स के सवालों को डील कर सकते हो। फोर्स का मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए और उसका डायरेक्शन पता होना चाहिए कि डायरेक्शन कैसे बनाना होता है, कहाँ लगता है। ये तो बातें क्लियर होगी ना, तो आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी सवालों को सॉल्व करने में। तो हम एक एक करके सारे फोर्सेस को देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ग्रेविटी फोर्स को समझते हैं। ध्यान रहे, मैं सिर्फ दो ही चीज़ों पर फोकस करूंगा, एक उसके मैग्नीट्यूड पर और एक उसकी डायरेक्शन पर। तो पहला फोर्स है हमारा ग्रेविटी फोर्स, ग्रेविटी फोर्स। देखो ध्यान से देखना, ये रही हमारी अर्थ, अर्थ
ये रहा मेरे अर्थ का सेंटर। अब मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, कुछ ऑब्जेक्ट्स को रख रहा हूँ यहाँ पर। लेट्स से मेरे पास एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है m1, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है m2, एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर m3। अब मुझे ग्रेविटी फोर्स पता करनी है। तो बेटा ध्यान समझना, शायद 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, ग्रेविटी फोर्स जो होता है वही हमारा वेट होता है, और ये होता है मास इनटू में जी। तो मैंने आपसे बोला ग्रेविटी फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो आपको याद रखना है ग्रेविटी फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है m इंटू जी। m मतलब मास, g का मतलब होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अर्थ की वजह से किसी ऑब्जेक्ट पे जो एक्सेलरेशन आता है उसी को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और बेटा इसकी वैल्यू याद रखनी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सही है। कभी कभी कैलकुलेशन आसान करने के लिए हम लोग इसको 10 भी ले लेंगे, और कभी कभी इसको आसान करने के लिए पाई स्क्वायर भी ले लेंगे, है ना। तीनों पे आप कंफर्टेबल होने चाहिए, ज़रूरत के हिसाब से हम वैल्यूज़ को पुट अप करेंगे। सर मैंने पहले सवाल का जवाब दे दिया है कि वेट का मैग्नीट्यूड यानी ग्रेविटी फोर्स का मैग्नीट्यूड mg होगा। अब बात करते हैं इसकी डायरेक्शन। तो ध्यान से देखना, डायरेक्शन होगा ऑलवेज टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ, अर्थ के सेंटर पे, सेंटर ऑफ अर्थ। तो बताओ भाई इस पर mg फोर्स कहाँ लगेगा। सर इस पर mg फोर्स तो सेंटर की तरफ लगेगा, ऐसे। अब बताओ इस पर mg फोर्स कहाँ लगेगा। सर सेंटर की तरफ, ऐसे। बताओ इस पर ग्रेविटी फोर्स कहाँ लगेगा, सेंटर की तरफ, ऐसे। अब किसी के मन में ऐसा डाउट आ रहा होगा कि सर हमने तो ऐसे ही पढ़ा था कि ग्रेविटी फोर्स तो हमेशा नीचे की तरफ होती है। बेटा तुम खुद सोचो, अगर तुम ये वाली बात कहोगे तो इस पे तो बैठ गई, इस पर बैठेगी। मतलब कोई आदमी अगर अर्थ के यहाँ पर है वो तो नीचे गिर गया, तो वही बात होगी ना कि यहाँ मान लो अर्थ खत्म हुई, यहाँ पर कोई आदमी था, जैसे उसने वहाँ कदम रखा उस पर ग्रेविटी फोर्स नीचे लगा, वो तो अर्थ से बाहर गिर गया। भाई ऐसा होता है क्या? नहीं। पूरी बात क्या है कि हमेशा सेंटर ऑफ अर्थ पर लगती है। तो सर डाउनवर्ड का लॉजिक क्या है? तो डाउनवर्ड का लॉजिक ये है बेटा, ध्यान से सुनना, कि हर बार पूरी अर्थ थोड़ी ना बनाएंगे। जैसे इस m1 मास को देखो, ये m1 मास किसी सरफेस पे रखा होगा ऐसे, और ये बहुत बड़ी अर्थ है, सेंटर ये रहा, मतलब ये अर्थ के ऊपर ही रखा हुआ है, सेंटर तो यार। अब इतनी बड़ी अर्थ कहाँ से बनाएंगे? अब यहाँ पर हम बोलेंगे कि इस पर ग्रेविटी फोर्स कहाँ लगेगी, तो बोलोगे सर नीचे की तरफ लगेगी। तो बेटा ध्यान रखना, दिखाना कैसे है, एक एरो बनाना है ऐसे नीचे की तरफ। इस एरो का ये जो हेड है वो नीचे रहना चाहिए, और टेल इस m पर लगाना है, और इस पर लिखना है m1g ऐसे। तो कभी भी आपसे ग्रेविटी फोर्स की डायरेक्शन पूछी जाए तो बाय डिफॉल्ट डाउनवर्ड बोलना, क्योंकि हम जो सवाल करेंगे उसमें हम ऐसे थोड़ी ना कि अर्थ बनाकर फिर ऑब्जेक्ट को ऐसे रखेंगे। हॉरिजॉन्टल सरफेस रहेगा, बाय डिफॉल्ट सेंटर नीचे रहेगा, तो ग्रेविटी फोर्स कहाँ रहेगी? डाउनवर्ड की तरफ। तो ये वाली बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन सवालों में, मैकेनिक्स का सवालों में आप ध्यान रखना कि ये किधर लगेगा? डाउनवर्ड लगेगा। mg फोर्स कहाँ लगेगा बेटा? डाउनवर्ड, नीचे की तरफ। ठीक है, क्लियर है? तो ग्रेविटी फोर्स समझ में आ गया। ग्रेविटी फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा? m इंटू जी, और इसकी डायरेक्शन कैसी होगी? डाउनवर्ड। याद रखना, असली बात है सेंटर ऑफ अर्थ। मैंने सेंटर ऑफ अर्थ का लॉजिक बता दिया है और डाउनवर्ड का भी लॉजिक बता दिया है। सवाल के अंदर यही डायग्राम मिलेगा, तो इसके लिए हमें mg कहाँ दिखाना पड़ेगा? नीचे की तरफ। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ग्रेविटी फोर्स क्लियर हो गया। आराम से अभी एरो का ध्यान रखना, नीचे की तरफ, और इसका जो टेल होगा वो ब्लॉक पर बना देना है। चलो दूसरी फोर्स पर आते हैं। दूसरी जो फोर्स है बेटा वो है नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स, ठीक। पहली चीज तो बेटा ये नॉर्मल फोर्स लगेगा कब? तो ध्यान से देखना, जब भी दो सरफेस आर इन कॉन्टैक्ट, जब भी दो सरफेस तुम्हें कॉन्टैक्ट में दिखाई दे जाए तो समझ लेना बेटा उस पर कौन सी फोर्स लग रही है? नॉर्मल फोर्स लग रही है। जैसे मान लो ये मेरा हाथ है, इसके ऊपर मैंने अपना हाथ रख दिया ऐसे, ये दोनों हाथ एक दूसरे को टच कर रहे हैं, मतलब ये दोनों एक दूसरे पर क्या लगा रहे हैं? नॉर्मल लगा रहे हैं। मतलब इन पर, यहाँ पर कौन सी फोर्स आ गई? नॉर्मल फोर्स आ गई।
तो ये तो समझ में आ गया कि जब दो सरफेस कांटेक्ट में होंगे तब कौन सी फोर्स लगेगी, नॉर्मल फोर्स। अच्छा, अब नॉर्मल फोर्स का काम क्या होता है, ये हमेशा ऑलवेज पुश, नॉर्मल फोर्स हमेशा पुश करेगी, धक्का देगी, यही है इसका डायरेक्शन। आपको नॉर्मल फोर्स ऐसे दिखाना है कि ऐसा लगे कि वो धक्का दे रहा है, पुश कर रहा है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। उस सरफेस के हमेशा कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए, 90 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए। यानी नॉर्मल फोर्स पुश भी करना चाहिए और नॉर्मल फोर्स सरफेस पर कितना एंगल बनाना चाहिए, 90 डिग्री बनाना चाहिए। कभी कभी हमारे पास सर्कल आ जाएगा, या मान लो सर्कल का कोई आर्क आ जाएगा, कोई पार्ट आ जाएगा, उसके लिए नॉर्मल जो होगा वो हमेशा पास करेगा सेंटर से। ये वाली बात भी आपको ध्यान रखनी है, ये वाली बात भी ध्यान रखनी है। दो बातें ध्यान रखनी है कि नॉर्मल हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, और सर्कल या फिर कोई आर्क दे रखा होगा तो नॉर्मल हमेशा कहाँ से पास करेगा, उसके सेंटर से पास करेगा। सर आपने सारी बात तो बता दी, डायरेक्शन बता दिया, इसका मैग्नीट्यूड बेटा इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है, हम इसकी वैल्यू को निकालते हैं इक्विलिब्रियम में डालकर। फॉर एग्जाम्पल मैं भी समझाता हूँ, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है बेटा, इसकी वैल्यू हम निकालते हैं, इसका डायरेक्शन तो मेन है। फॉर एग्जाम्पल देखो जरा, मान लो ये मेरे पास कोई सरफेस है इस तरीके से, यहाँ पर मेरे पास एक ब्लॉक है जिसका मास m है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ सबसे पहले बताओ इस पर कौन सी फोर्स लगेगी, तो ग्रेविटी फोर्स। क्यों, क्योंकि इसके पास मास है। तो ग्रेविटी फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mg। डायरेक्शन कहाँ होती है, नीचे की तरफ, तो मैंने यहाँ पर टेल रखकर नीचे की तरफ एरो बना दिया और लिख दिया mg। ये कौन सी फोर्स लग गई, ग्रेविटी फोर्स। अच्छा अब आप मुझे बताओ, ये सरफेस और इस ब्लॉक की सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में है कि नहीं है, हाँ सर है। तो जब भी दो सरफेस कांटेक्ट में आते हैं तो कैसी फोर्स लगती है, नॉर्मल फोर्स लगती है। सर अब नॉर्मल फोर्स दिखाने का तरीका तो ध्यान से देखना, ये देखो ये ब्लॉक है, ये सरफेस है, इस तरीके से ये ब्लॉक इस सरफेस को नीचे पुश करेगा, तो बदले में ये भी इसको ऊपर की तरफ पुश करेगी। ध्यान से देखना बेटा, नॉर्मल हमेशा क्या करता है, पुश करता है, तो ये ब्लॉक ग्राउंड को नीचे पुश करेगा, तो बदले में ग्राउंड ब्लॉक को कहाँ पुश करेगी, ऊपर करेगी। इसी को तो न्यूटन का थर्ड लॉ कहते हैं, एक्शन रिएक्शन, वो भी देखेंगे। मैंने क्या बताया कि जब दो बॉडी कांटेक्ट में होती है वो एक दूसरे को पुश करती है, तो ब्लॉक सरफेस को नीचे पुश करेगा, तो बदले में सरफेस ब्लॉक को ऊपर पुश करेगा। तो बनाने का तरीका क्या है, आप सिंपल दो लाइंस बना दो ऐसे पैरेलल, ऐसे, ठीक है। एक पर एरो बना दो ऊपर और एक पर एरो बना दो नीचे। फॉर एग्जांपल अभी देखो जरा, इधर ही देखो, मान लो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा बाहर निकाल रहा हूँ और साफ से बना के दिखा रहा हूँ, देखो नॉर्मल फोर्स दिखा रहा हूँ, 1 2, एक एरो ऊपर एक एरो नीचे, और इस पर लिख दिया n और इस पर भी लिख दिया n। मतलब जितने फोर्स से ब्लॉक ने ग्राउंड को नीचे धक्का मारा, उतने ही फोर्स से ग्राउंड ने ब्लॉक को ऊपर धक्का मारा। ये बात ध्यान रखना, दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा रहेगा, सेम रहेगा। तो ये वाला नॉर्मल ध्यान से बनना, ये है बाय द सरफेस ऑन ब्लॉक, क्योंकि ग्राउंड ने ब्लॉक को ऊपर नॉर्मल दिया, तो ये वाला नॉर्मल कौन सा है, बाय द ब्लॉक, और किस पे लगाया है, सरफेस पर लगाया है। देखो ध्यान से, और मैं आपसे पूछूं कि ये एंगल कितना होगा, तो बोलोगे सर ये वाला एंगल तो 90 डिग्री, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री, यहाँ पर ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। सारी बातें समझ में आ रही हैं। नॉर्मल फोर्स कब लगेगा, जब दो सरफेस कांटेक्ट में हो, हमेशा पुश करेगा। अब ऐसा नहीं है कि ये दोनों हाथ जब कांटेक्ट में आए तो इसने इसको नीचे पुश करा, ये भी इसको ऊपर पुश करेगा, इस तरीके से, ये नीचे ये ऊपर। तो दो लाइन बनानी है, एरो ऊपर एरो नीचे। अब ध्यान रखना है, ऊपर वाले एरो का मतलब नीचे वाला सरफेस ऊपर पे, और नीचे वाले एरो का मतलब ऊपर वाला सरफेस नीचे पर। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। अब ये नॉर्मल की वैल्यू कितनी होगी वो हम आगे देखेंगे।
अभी तो हम सिर्फ क्या सीख रहे हैं, फोर्सेस का डायरेक्शन बनाना, उसका मैग्नीट्यूड लिखना। मेरे ख्याल से नॉर्मल क्लियर होगा। मैं एक सर्कल वाला भी आपको करके दिखा देता हूँ किस तरीके से सर्कल वाला का डील करना है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मेरे पास लेट्स से ये सर्कल है और इस सर्कल को मैंने ऐसे करके यहाँ पर ऐसे दो सरफेस के बीच में फंसा रखा है, रोक के रखा हुआ है, और ये रहा इसका सेंटर और इसका मास m। अब आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि पहले बताओ इस पर कौन कौन सी फोर्स है, तो बोलोगे सर इसका मास m है, तो नीचे की तरफ क्या लग जाएगा, mg। अब mg को दिखाना कहाँ है, तो बेटा देखो अभी हमने सेंटर ऑफ मास तो पढ़ा नहीं है, तुम बाय डिफॉल्ट ये मान के चलना कि जब भी ऐसा बॉडी आएगा यूनिफॉर्म मास का रहेगा, mg फोर्स हमेशा इसके सेंटर पे दिखाना, ऐसे mg फोर्स। अब आप मुझे बताओ कहीं पर कांटेक्ट पॉइंट है, हाँ सर ये रहा एक कांटेक्ट, ये रहा एक कांटेक्ट। नॉर्मल फोर्स कब लगती है, जब कांटेक्ट फोर्स आता है। तो मैंने क्या सिखाया, अब कांटेक्ट फोर्स है, नॉर्मल फोर्स है, तो परपेंडिकुलर होना चाहिए, लेकिन सर्कल और आर्क के लिए नॉर्मल कहाँ से पास करना चाहिए, सेंटर से। तो एक लाइन बनाओ ऐसे जो कि कहाँ से पास करे, सेंटर से, और इस लाइन पर लिखोगे नॉर्मल। बेटा ये सरफेस नंबर 1 है, ये सरफेस नंबर 2 है, तो ये वाला नॉर्मल हो गया n1। अब आप बोलोगे सर सरफेस ने सर्कल पे लगाया नॉर्मल इस तरफ, तो बदले में सर्कल ने लगाया इस पे नॉर्मल इस तरफ, n1। आया समझ में, सरफेस ने इधर पुश करा, सर्कल ने उधर पुश करा, ठीक है। अब सेकंड वाले की देखो, यहां पर टच हो रहा है, यहां से सेंटर को पहले लाइन से जोड़ो ऐसे, इसी लाइन पर बनाओ नॉर्मल n2, क्योंकि दूसरा सरफेस है ये। अब ये वाला नॉर्मल सरफेस ने लगाया बॉल पे, तो बॉल भी सरफेस पर लगाएगी इधर ऐसे, n2। मैं लिख दूं यहाँ पर, ये n2 है बाय बॉल ऑन सरफेस। तो मैं आपको दोनों फोर्स दिखा रहा हूँ किस किस तरीके से लग रही है ना। सर्कल के लिए भी मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा, सेंटर से पास कर रहा है। एक और लेते हैं जरा, देखो जरा, मान लो मेरे पास इस तरीके से कोई इंक्लाइंड प्लेन है, ये इंक्लाइंड प्लेन जमीन से उठ रखा है थीटा एंगल पर, और मैंने यहाँ पर एक ब्लॉक रख दिया है जिसका मास m है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, सबसे पहले मुझे बताओ इस पर ग्रेविटी फोर्स लगेगी, हाँ बिल्कुल लगेगी क्योंकि इसका मास m है। अब ग्रेविटी फोर्स कहाँ लगेगी, ध्यान से देखना बेटा, ग्रेविटी फोर्स हमेशा नीचे की तरफ लगती है। तो मैंने यहाँ पर डॉट बनाया और नीचे की तरफ एरो बना दिया ऐसे, mg। अब ध्यान रखना, जब भी इंक्लाइन प्लेन आता है ना, तो बेटा अगर ये मेरी x एक्सिस है, तो अब नई वाली x एक्सिस मैं इसे मान लेता हूँ, इसे x डैश। बेटा इंक्लाइन प्लेन करने का सबसे आसान तरीका यही बता रहा हूँ। अगर ओरिजिनल x एक्सिस ये है, इसको थीटा एंगल पर उठा दिया है, ये नई x एक्सिस है, तो बेटा ये है मेरी नई y एक्सिस ऐसे। मतलब इंक्लाइन प्लेन पर हमेशा ये काम कर लेना, है ना। इसको कहीं कहीं पर ऐसे बोलते हैं, ये है अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, ये है परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन। इसको क्या बोलेंगे, अलोंग इंक्लाइंड प्लेन, सही है। और इसको क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन। तब मैं अगर आपसे पूछूं बेटा ये एंगल अगर थीटा है, अब ये देखो बिल्कुल नीचे जा रहा है, तो ये एक छोटा सा ट्रायंगल बना, ये 90 हो गया, और ये थीटा, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। और बेटा मैं ये कह रहा हूँ कि ये वाला एंगल पूरा 90 है, तो ये वाला एंगल हो जाएगा थीटा। मतलब ऐसे तो याद भी रख सकते हो, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा। अब क्या करो, mg का इधर की तरफ एक कंपोनेंट ले लो ऐसे, तो इधर की तरफ एक कंपोनेंट आ जाएगा mg, और ये हो जाएगा कॉस थीटा, और एक इस तरफ आ जाएगा mg साइन थीटा। मतलब क्या करना है कि mg फोर्स तो नीचे की तरफ दिखा दिया, फिर इसके दो कंपोनेंट कर लो, एक जो परपेंडिकुलर है इंक्लाइन प्लेन के ये वाला, और एक जो अलोंग द इंक्लाइन प्लेन है। अब पूछूंगा नॉर्मल, बेटा नॉर्मल फोर्स हमेशा कांटेक्ट में लगता है। सर ये रहा कांटेक्ट,
ऑलवेज पुश, यानी इंक्लाइन प्लेन ब्लॉक पर ऊपर नॉर्मल लगाएगा और हमेशा परपेंडिकुलर होता है, मतलब कि ये रहा नॉर्मल ऐसे, ये। अब ये वाला नॉर्मल किसने लगाया? बाय इंक्लाइंड प्लेन, सही है। और किस पर लगाया? ऑन ब्लॉक पर। तो बदले में ब्लॉक भी तो नीचे की तरफ लगाएगा ऐसे। अब ये वाला नॉर्मल किसका है? बाय ब्लॉक ऑन इंक्लाइंड प्लेन। समझ में आ रहा है भाई? मैं आपको साफ साफ बता रहा हूं कि अगर एक सरफेस ऊपर पुश करेगा तो उसके ऊपर वाला उसको नीचे पुश करेगा। ये दो नॉर्मल दिखाए हैं। अब इन दोनों एग्जाम्पल को बहुत अच्छे से नोट करना, और बेटा आगे चलकर अब मैं इंक्लाइंड प्लेन पर ये काम और जल्दी करूंगा। आपको ये याद रखना, ये थीटा, तो ये वाला एंगल भी हमेशा कितना रहेगा? थीटा रहेगा। नीचे mg, ये mg cos थीटा, ये mg sin थीटा। अगर ये आपको याद है ना तो सवाल बहुत जल्दी बनने लग जाएंगे। एटलीस्ट कम से कम दो चीज़ याद रखना, mg इधर रहेगा, ये बाय डिफॉल्ट mg cos थीटा, ये mg sin थीटा, और नॉर्मल इस तरीके से। ठीक है, तो मेरे ख्याल से नॉर्मल पर ये भी समझ में आ गया होगा किस किस तरीके से नॉर्मल दिखाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो नॉर्मल पे सारी बातें ध्यान रखनी है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर थर्ड पर आते हैं। अभी हम लोग इसमें बहुत सारे सवाल भी करेंगे, बहुत सारे सवाल हैं, बस मैं तो अभी आपको सिर्फ ये दिखा रहा हूं कि फोर्सेस दिखाने कैसे हैं। नेक्स्ट लिखो, टेंशन फोर्स। थर्ड, टेंशन फोर्स। अब ध्यान से देखना बेटा, पहली चीज तो टेंशन फोर्स जो लगती है वो लगती है किसी स्ट्रिंग में या फिर किसी रॉड में। यानी कभी भी मैं आपके पास अगर कोई रस्सी दे दूं, धागा दे दूं, कोई रॉड दे दूं, तो उसमें जो फोर्स बनेगी उस फोर्स का नाम क्या है? टेंशन फोर्स। यानी टेंशन फोर्स किसके अंदर बनती है? स्ट्रिंग या फिर रॉड के अंदर। अब इसका काम होता है ऑलवेज पुल करना। भाई नॉर्मल का काम होता है पुश करना, और टेंशन का काम क्या होता है? पुल करना। ठीक है, ऑलवेज पुल। अब ध्यान देखना बेटा, नॉर्मल फोर्स में ये बात अगर आपको समझ में आ गई कि सॉरी, टेंशन फोर्स हमेशा क्या करता है? पुल करता है, खींचता है। अब लगाना कैसे है? ऑलवेज एक्ट ऑन द पॉइंट ऑफ स्ट्रिंग विच इज इन कॉन्टैक्ट। यानी स्ट्रिंग का वो पार्ट जो किसी चीज से कांटेक्ट में हो वहां पर नॉर्मल दिखाना होता है ना। ये तीन बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी स्ट्रिंग में, रॉड में टेंशन फोर्स लगती है, हमेशा पुल करती है, और जहां पर स्ट्रिंग का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वहीं पर टेंशन फोर्स दिखाना है। अब मैं यहीं पर आपको बता दूं कि हमारे पास स्ट्रिंग दो तरीके से आएंगी। एक आएगी जिसको बोलेंगे मासलेस और इनएक्सटेंसिबल। ये हमारा आइडियल स्ट्रिंग होता है। अब आइडियल स्ट्रिंग नाम की कोई चीज़ तो होती नहीं है बेटा, क्योंकि कोई सी भी रस्सी उठाओगे उसमें मास तो होता ही है। हम ये मान के चलेंगे कि क्वेश्चन के अंदर पहले से मेंशन होगा कि ये कैसी स्ट्रिंग होगी? मासलेस। तो इसका फ़ायदा क्या है? इसमें फ़ायदा ये है कि टेंशन रिमेन सेम थ्रू आउट द स्ट्रिंग। यानी पूरी की पूरी स्ट्रिंग में हर जगह टेंशन फोर्स कैसी होगी? बराबर होगी। अगर मेरे पास कौन सी स्ट्रिंग है? वो आइडियल स्ट्रिंग है, या फिर उसको हम क्या बोलेंगे? मासलेस या फिर इनएक्सटेंसिबल। लेकिन अगर मेरे पास कोई प्रैक्टिकल स्ट्रिंग आ गई, भाई प्रैक्टिकल का मतलब उसके पास मास होगा, तो इसमें जो टेंशन होगा वो वैरी करेगा। अब कैसे वैरी करेगा तो सवाल के थ्रू ही पता चलेगा ना, अभी तो हम जस्ट देख ही रहे हैं। आओ चलो अब पहले ना इसमें कुछ एग्जांपल देखते हैं कि टेंशन फोर्स को दिखाना कैसे होता है। चलो कोशिश करते हैं। मेरे ख्याल से नोट डाउन कर लिया होगा। चलो अब मैं कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ कि स्ट्रिंग फोर्स को दिखाना कैसे होता है। अभी मैं जितने भी एग्जांपल लूंगा सारे आइडियल लूंगा, मासलेस स्ट्रिंग लूंगा, है ना, मासलेस स्ट्रिंग लूंगा। फॉर एग्जांपल इस तरीके से ये कोई सीलिंग है, छत है, और यहाँ से मैंने एक रस्सी को बांध दिया है,
और इसके नीचे मैंने एक ब्लॉक लगा दिया है जिसका मास m है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ सबसे पहली फोर्स इस ब्लॉक पर कौन सी लगेगी? सर इसका मास m है तो इस पर mg लगेगा। कहाँ की तरफ? नीचे की तरफ। तो बना देते हैं, ये रहा mg फोर्स नीचे की तरफ। अच्छा, अब क्या करना है? अब देखो ये स्ट्रिंग, अब आप मेरे को बताओ अगर मैं ये ब्लॉक अभी हटा दूं तो ये रस्सी ढीली होगी। ढीली रस्सी को बोलते हैं, ढीली रस्सी का मतलब होता है मेरी स्ट्रिंग स्लैक कर गई है। ये वर्ड याद रखना, बहुत जगह काम में आएगा। अगर ढीली रस्सी है तो स्ट्रिंग स्लैक है तो उसके अंदर टेंशन जीरो रहेगा। अरे कोई ढीली हरी मरियल सी रस्सी है तो उसमें टेंशन बनेगा ही नहीं। टेंशन का मतलब ही होता है तनाव। अगर वो रस्सी खींचेगी ही नहीं तो बेटा टेंशन कहाँ से आएगा? तो अगर कोई ढीली रस्सी है तो उसको हम लोग फिजिक्स में बोलेंगे स्लैक, और उसका टेंशन कितना होगा? जीरो होगा। अब मुझे बताओ अगर मुझे इस पर मास लगा दिया है तो रस्सी खिंच गई। रस्सी खिंच गई मतलब रस्सी क्या हो गई? तनाव आ गया रस्सी में। तो टेंशन बताना है। तो देखो ध्यान से, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये रहा। अब यहाँ से टेंशन ऐसे दिखाना है कि ये इसको पुल करेगा। तो यहाँ पर खड़े होकर छाता खोल दो ऐसे, ये रहा टेंशन। एम पर खड़े होकर छाता खोल दो ऐसे। यानी ये वाला टेंशन किस पे लग रहा है? ये वाला टेंशन लग रहा है ऑन ब्लॉक। और किसने लगाया? स्ट्रिंग ने लगाया। अब देखो ऊपर की तरफ आओ, अब यहाँ पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। अब यहाँ से भी छाता खोलो तो छाता नीचे की तरफ। बेटा याद रखना, रस्सी हमेशा क्या करती है? पुल करती है। रस्सी इस सीलिंग को खींचेगी। नोटिस करो, छत से रस्सी बांधकर रस्सी पर लटक जाओ, अगर ज़्यादा ज़ोर से लटकोगे ना तो रस्सी जो है ना वो सीलिंग का कुछ टुकड़ा लेके नीचे आ जाएगी। मतलब रस्सी इसको खींच रही है। और इस पे भी टेंशन कितना? टी टेंशन। अब ये टेंशन किस पे लगा है? ऑन सीलिंग पर लगा है, सीलिंग पर। तो याद रहेगा टेंशन फोर्स हमेशा दूर जाते हुए, क्योंकि इसको पुल करना है। अब इधर जो टेंशन लगा है वो किस पर लगा है? ऑन ब्लॉक बाय स्ट्रिंग पर। तो अगर मुझे मास m पर बताना हो कितनी फोर्स लग रही है तो बोलोगे मास m पर नीचे की तरफ mg और ऊपर की तरफ t। बेटा ये रस्सी मासलेस है इसलिए हर रस्सी के हर पॉइंट का टेंशन कितना है? t है। टेंशन दिखाने का तरीका, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे खड़े हो जाओ, छाता खोल दो। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे खड़े हो जाओ, छाता खोल दो, है ना? मेरे ख्याल से ये भी क्लियर है। एक एग्जांपल और लेके देखते हैं जरा। मान लो कि ये मेरे पास कोई इंक्लाइन प्लेन है, ये वाला एंगल थीटा, यहाँ पर मैंने एक मास रखा है m। अब मुझे फटाफट सारे बच्चे प्यार से बताएंगे कि इस पर mg कहाँ लगेगा? सर mg नीचे लगेगा। अब जिन्होंने ध्यान से सुना उनको पता है इस mg के मैं दो कंपोनेंट करूँगा। एक करूँगा कैसे? एक तो लाइन ऐसे बना देता हूँ, इधर आ जाएगा mg cos थीटा क्योंकि ये वाला एंगल थीटा, इधर आ जाएगा mg sin थीटा। प्यारे बच्चों नॉर्मल चीख चीख के बताओ। सर नॉर्मल सरफेस के परपेंडिकुलर, ऐसे नॉर्मल। अब मैंने क्या करा, यहाँ पर एक सीलिंग बना दी और यहाँ पर रस्सी लगा दी। तो ये ब्लॉक नीचे की तरफ गिरना चाहेगा लेकिन रस्सी बचा लेगी क्योंकि रस्सी इसको पुल करेगी खींच कर। तो इस रस्सी में टेंशन लगेगा। बेटा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे खड़े होकर छाता खोल दो, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे खड़े होकर छाता खोल दो और टी और टी लिख दो, टेंशन। इस तरीके से आपको टेंशन फोर्स दिखानी है। तो मेरे ख्याल से नॉर्मल फोर्स भी क्लियर हो गया, टेंशन फोर्स भी क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसमें दो फोर्स बच गए हैं, एक तो बच गया है आपका स्प्रिंग फोर्स और एक बच गया है फ्रिक्शन फोर्स। मैं अभी स्प्रिंग फोर्स दिखा नहीं रहा और फ्रिक्शन फोर्स नहीं दिखा रहा, इनको हम अलग से सेपरेट वीडियो के अंदर देखेंगे। हमारे काम के लिए तो अभी हमारे पास क्या क्या था? ग्रेविटी फोर्स था, सही है, टेंशन फोर्स था, सही है, नॉर्मल फोर्स था, सही है। इन्हीं फोर्सेस की मदद से हम अभी सारे सवालों को निपटाएंगे। अभी हम लोग स्प्रिंग का कोई सवाल नहीं देखेंगे, है ना। अगर मैं आपको बोलूँ कि स्प्रिंग फोर्स का सवाल अगर आ जाए तो बेटा याद रखना मैं उसको एक सेपरेट वीडियो के अंदर बनाऊंगा। स्प्रिंग फोर्स जितने भी सवाल होंगे, फ्रिक्शन को भी एज ए टॉपिक की तरह पूरा ट्रीट करेंगे हम लोग। तो आप घर पे आराम से इन सारे फोर्सेस का डायरेक्शन समझो, कैसे लगाना होता है, एंगल कितना बनता है। फिर हम लोग अगली वीडियो में न्यूटन फर्स्ट लॉ के ऊपर बात करेंगे।
अब न्यूटन फर्स्ट लॉ जब हम स्टार्ट करेंगे तो बेटा उसी में ही हम लोग इन सारे फोर्स का एप्लीकेशन लिखेंगे, कैसे इक्विलिब्रियम आता है, कैसे कैसे आता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।